हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है, पहले टेस्ट सीरीज होती है, उसके बाद सोल्यूशन आता है मंडे को। पर मंडे को मैं बाहर था, थोड़ा आउट ऑफ सेशन था, जिसकी वजह से टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन में थोड़ा सा डिले हो गया। बट नेवरदलेस आज हम इसका सोल्यूशन और एनालिसिस कर लेंगे हमारे टेस्ट सीरीज 16 का, जिसमें टोम एंड एमडी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कई सारे लोग पूछते हैं कि टेस्ट कब होता है, तो अभी के लिए मैं बता दूं, इन फ्यूचर का पता नहीं, बट अभी के लिए जो टेस्ट होता है आपको संडे को होता है 9 PM पे। गूगल फॉर्म का लिंक आता है आपको टेलीग्राम चैनल पे, आगे मैं टेलीग्राम चैनल दिखाऊंगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। @Manvi Academy सर्च कर लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ स्टार परफॉर्मर हैं टेस्ट सीरीज का, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, और अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा किया है। मतलब आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो यार, कहीं भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होता है आप लोगों से, तो काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं। इसके बाद मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है कि 47 मार्क्स पे बहुत सारे लोग हैं, तो उनको ऐड करने का फिर मतलब नहीं, क्योंकि ढेर सारे लोग हैं। तो आप देख लो, काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप ऐसे ही स्कोर करते रहेंगे। ये कुछ BPSC RTO के कैंडिडेट हैं जो स्पेशली मेरे चैनल पे इसलिए जुड़े हैं। मुझे नहीं पता कि वो और टेक्निकल का प्रिपरेशन करते हैं या नहीं करते हैं, बट ये पता है कि RTO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये RTO वाले हैं जिनका रैंक है यहाँ पे। बेसिकली आप लोग भी देख लेना कि आपका कंपटीशन लेवल क्या है। यहाँ पे कुछ गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर है, और यहाँ पे बेसिकली ये मेंशन कर दिया गया है कि पर्टिकुलरली ये किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है। वैसे मैकेनिकल में गर्ल्स कम ही होती हैं, तो आपका कंपटीशन लेवल तो आप देख ही लेना आपस में ही क्या है। जेंडर इक्वलिटी, ये देख लो आप, जेंडर इक्वलिटी है 98% बॉयज़ है, 98.6 97% बॉयज़ ही होंगे मैकेनिकल में। आपको कैटेगरी की हम बात करें तो ये आपके कैटेगरी का रेशियो है, ये भी आप देख लेना आपकी कैटेगरी के कितने लोग अपीयर होने वाले हैं। वैसे तो सब लोग टेस्ट में अपीयर हो नहीं रहे होंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जो टेस्ट सीरीज को डर के मारे ज्वाइन नहीं करते हैं, या फ्रस्ट्रेशन की वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं कि अगर ज्वाइन कर लेंगे मार्क्स ख़राब आ जाएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये वो। बाकी अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो यार आप सभी लोग RTO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्यों भाई RTO की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में दूसरे टेक्निकल एग्ज़ाम भी तो देना है कि नहीं देना है। मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो नियर अबाउट सेम है ना। हो सकता है कि आप एकदम स्पेसिफिक पढ़ रहे होगे, बट उसमें भी काफ़ी कुछ इंक्लूड हो जाता है आपके टेक्निकल का। तो केवल और केवल RTO का क्यों कर रहे हो भैया, बाकी का भी करते रहो। अगर नहीं कर रहे हो तो, वैसे तो मुझे पता है आप कर रहे होगे, यहाँ पे मेंशन करो या ना करो, बट करते रहिएगा। बाकी सारे एग्जाम्स की भी आपको एग्ज़ाम्स देनी है, तो वो भी साथ में कंटिन्यू रखिएगा टेक्निकल के लिए। और ये आपका एवरेज मार्क्स है। एवरेज मार्क्स ही जो है आपका वो 33 मार्क्स है, मतलब एवरेज काफ़ी अच्छा स्कोर किया आप लोगों ने, इसलिए एवरेज मार्क्स बढ़ गया है। आपको अगर अपनी रैंक चाहिए तो ये वीडियो मैं प्ले कर देता हूँ, इस वीडियो को देख लो कि पर्टिकुलर किस मार्क्स पे। ये ऊपर मार्क्स लिखा रहता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं उस मार्क्स पे यहाँ पे लिखा रहता है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग आपसे आगे हैं। जहाँ पे आप बिलोंग करते हो उससे इधर वाले सारे क्या हैं, आपसे ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से आप पता कर सकते हो अपना रैंक क्या है। हालांकि एक बार मैं फिर से कंफर्म कर दूँ, नेगेटिव मार्किंग लिखा गया रहता है टेस्ट पे, बट कैलकुलेशन के टाइम पे मैं कोई नेगेटिव मार्किंग ऐड करता नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए प्रोसेस थोड़ा हो जाता है बड़ा। अब यहाँ पे बात करूँ कि मेरे हिसाब से क्या कैटेगरी है, तो ये होती है मेरे हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की कैटेगरी, जिन्होंने स्कोर किए हैं 48 to 50 के बीच में। ये होती है एक्सेलेंट की कैटेगरी 46 to 47 मार्क्स के बीच में, 43 to 45। दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ गुड। तो यहाँ तक तो आपको रहना ही है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो इसी के रेंज में कोशिश करना है कि आप अपने कंपटीटर के साथ इस रेंज में रहें। अगर आप कहीं पे इधर एग्जिस्ट करते हैं तो आप देखो भाई आप कहाँ से गलती हो रही है, आपसे क्यों क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपने पढ़े नहीं। मतलब मैंने बहुत बार बताया है कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करनी चाहिए टेस्ट सीरीज देने के बाद। बाकी ये टेबल है, इससे पहले मैंने जो आपको ग्राफ दिखाया वो बेसिकली इसी टेबल से ड्रॉ किया गया है। अगर आपने इस YouTube चैनल पे पहली बार दर्शन दिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार दर्शन देते रहिए। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, आपके टेस्ट की लिंक भी यहीं पे आती है, वीडियो की लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी जो MCQ, मेरे वीडियोज़ की PDF, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। ये ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इन्वर्जन फॉर द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ज़्यादा अच्छा होता कि यहाँ पे मेंशन किया गया रहता कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। कितने कितने लिंक होते हैं यहाँ पे, बेसिकली 4 लिंक होते हैं ना। और कैनेमेटिक चेन के बारे में आपको पता है कि कैनेमेटिक चेन के अगर किसी भी लिंक को आप फिक्स कर देते हो तो आपको मिलता है मैकेनिज्म। और जब एक एक लिंक को आप फिक्स करते जाते हो और आपको मैकेनिज्म मिलता जाता है तो उसे हम कहते हैं
इन्वर्जन। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 4 लिंक है, चारों को हम बारी बारी से फिक्स करते हैं तो हमको मिलता है 4 मैकेनिज्म। ठीक है, तो टोटल कितने इन्वर्जन हो गए इसके? 4। वैसे आपको 4 बार का, डबल स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर, इन सब के इन्वर्जन को ध्यान रखना चाहिए। किस लिंक को फिक्स करते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म मिलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पे हम सिंगल स्लाइडर की बात कर ही लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको लिंक मेंशन किया हुआ दिख रहा होगा, लिंक 1 2 3 4। ये आपका बेसिकली कनेक्टिंग रॉड है, सॉरी ये क्रैंक है, आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका स्लाइडर है और इधर आपका सिलेंडर है। ठीक है, फिक्स लिंक। तो अभी के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, जो लिंक 1 है उसको फिक्स कर दिया, इसको आपने फिक्स कर दिया, सिलेंडर को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइडर मूव कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप पावर क्रैंक पे दे रहे हैं। पावर अगर आप क्रैंक पे दोगे तो ये क्या बन जाएगा, कंप्रेसर और इंजन, कंप्रेसर बन जाएगा। अगर आप पावर यहाँ पे दोगे, जो कि बेसिकली आपके ऑटो डीजल साइकिल में देते हो, यहाँ पे कंबशन होता है, ये पुश होता है नीचे, तो वो क्या बन जाता है, इंजन बन जाता है। तो ये बेसिकली इसका इन्वर्जन है। दोनों इन्वर्जन आपको कब मिलता है, जब आप लिंक 1 को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब हम लिंक 2 की बात करें, अगर आप इसको फिक्स कर देते हो क्रैंक को, तो आपको मैकेनिज्म मिलता है ना, क्विक रिटर्न विथवर्ड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, जो बेसिकली सेपर में यूज होता है। आगे मैंने पूछा हुआ भी है, सेपर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग होती है, रिवर्स डायरेक्शन में कटिंग होती नहीं है। तो हम कहते हैं कि जल्दी से आ जाओ भाई, जब तुमको काम करना नहीं है तो थोड़ा दौड़ के आ जाओ। और बेसिकली रोटरी इंजन भी वहीं पे मिलता है जब हम क्रैंक को फिक्स करते हैं। क्रैंक को फिक्स कर दिया भाई तो क्या होगा, क्रैंक क्या करता है, रोटेट करता है ना। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट लिंक है 3 मतलब कनेक्टिंग रॉड। अगर आप कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर देते हो तो आपको ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन मिल जाता है। फिर क्रैंक, स्लॉटेड लीवर, स्लॉटेड लीवर का भी नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, तो ये भी ध्यान रखना कि लिंक 3 मतलब कनेक्टिंग रॉड। अब कुछ भी हो सकता है ना, लिंक इसका नाम ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसको 1 कहना है, इसको 2 कहना है, इसको 3। आप यहाँ से 1 2 3 शुरू कर दो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लिंक का नाम याद रखना है कि क्रैंक को फिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, कनेक्टिंग रॉड को, पिस्टन को, सिलेंडर को, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि किसको फिक्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। लिंक 4, अगर आप स्लाइडर को ही फिक्स कर देते हो तो क्या मिलता है आपको, पंप। अब ये पंप वाले मैकेनिज्म में काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि यार ये स्लाइडर कैसे, मतलब प्लंजर तो लगा रहता है स्लाइडर जैसे चीज में ही, तो स्लाइडर कैसे फिक्स होता है, ये कभी और हम डिस्कस करेंगे अगर आपको भी डाउट होगा तो। अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि इसको आप रोटेट कर दो ना 90 डिग्री। 90 डिग्री जब रोटेट कर दोगे तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आपको ऐसे कुछ दिखेगा, इसको वहां पे आप थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ये क्या बन जाए आपका पंप, हैंड पंप का, जो जिसको पकड़ के आप चलाते हो, हैंड कह लो आप। ठीक है, और ये क्रैंक रहेगा, इसको आप चलाते रहोगे, और ये इसको फिक्स कर दिया, नीचे से ये क्या ऊपर नीचे होता रहेगा, बन गया आपका पंप। बाकी सब भी याद कर लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द मैकेनिज्म यूज्ड इन द शेपिंग मशीन, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कौन सा होता है, सिंगल स्लाइडर का इन्वर्जन यूज होता है। क्या फिक्स करते हैं हम, क्रैंक फिक्स करते हैं, जो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म होता है उसका यूज करते हैं। In the static determinant plane truss, the number of joint J and number of member is related। अब ये थोड़ा ट्रस का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, खैर नेवरदलेस आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, m नंबर, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, J ज्वाइंट होता है, और स्टैटिक डिटरमिनेंट मतलब होता है कि वहाँ पे आप सारे फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हो बाय अप्लाइंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, m = 2J - 3। काफी सारे लोगों ने सही किया है। स्कॉट रोशेल मैकेनिज्म क्या होता है भाई, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो भाई, ये भाई साहब इधर स्लाइड कर रहे हैं और ये भाई साहब को देखना ध्यान से, देखो स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म बना रहे कि नहीं बना रहे। एक बार मैं और प्ले कर देता हूँ, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ कर दिया है। तो भाई साहब ये है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। अप्रोक्सीमेट भी पूछ लेता है आपसे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे टाइप्स के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। बेसिकली जो ग्रोसेफ लॉ है, उन साहब ने कहा था कि अगर ऐसा होता है कि जो शॉर्टेस्ट लिंक है प्लस जो लॉन्गेस्ट लिंक है, अगर ये लेस आर इक्वल टू होते हैं P + Q, मतलब बाकी जो लिंक है उन दोनों के समेशन से छोटे होते हैं, तो यहाँ पे एक लिंक क्या करेगा, 360 रोटेट करने का मतलब क्या होगा, पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा ना। तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट लिंक होता है वो क्या करता है, 360 डिग्री रोटेट कर जाता है, जिसे हम क्रैंक कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको 2 कंडीशन दिख रही होगी, एक तो कंडीशन है लेस वाली, एक तो कंडीशन है इक्वल वाली। तो दोनों के कंडीशन में ये होगा,
अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि बेसिकली किसको फिक्स करते हैं तो क्या हमको मिलता है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर आप इसको फिक्स कर देते हो, एस वाले को, जो सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है उसको फिक्स कर देते हो, तो चूंकि ये भाई साहब क्या हैं 360 रोटेट कर सकते हैं। अब ये भाई साहब रोटेट करेंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे, इनसे जो भी कनेक्टेड होगा आदमी उसको रोटेट कराना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भाई साहब हैं। अब ये रोटेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने कर दिया इनको फिक्स, तो ये क्या करेंगे, इसको रोटेट करवा देंगे, इसको रोटेट करवा देंगे। वो कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है वैसा गुड़ आता है, तो इनके पास गुड़ क्या था, रोटेट करने का था। अब ये खुद तो रोटेट कर नहीं पा रहे हैं, तो इन दोनों को रोटेट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डबल क्रैंक मिलेगा। अब क्या करो आप, इसके एडजेसेंट में, ये जो सबसे शॉर्टेस्ट है इसके एडजेसेंट में अगर इसको आप फिक्स कर दिए तो क्या मिलेगा आपको, क्रैंक और रॉकर। ठीक है, एक तो भाई साहब घूम सकते हैं तो ये घूम जाएंगे, तो रॉकर, एक तो क्रैंक मिल गया और ये रॉकर। अगर इसको भी फिक्स करोगे तो फिर से वही मैकेनिज्म मिलेगा, क्रैंक एंड रॉकर, रॉकर एंड क्रैंक, जो भी आपको कहना है कह सकते हैं। अगर जो शॉर्टेस्ट लिंक है इसके अपोजिट वाला आपने फिक्स कर दिया, अपोजिट वाला, तो आपको क्या मिलेगा, रॉकर एंड रॉकर मैकेनिज्म मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, पूछता है आपसे एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ स्क्वायर बॉल इन द स्क्वायर होल इज द एग्जाम्पल ऑफ। स्क्वायर बार है या रॉड है, व्हाट एवर दैट, स्क्वायर है और स्क्वायर होल में है, तो क्या होगा, ये होगा कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन। कंस्ट्रेन मोशन, टाइप ऑफ कंस्ट्रेन मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के। एक होते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेन, एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है सक्सेसफुली। कंप्लीटली कंस्ट्रेन का मतलब ये होता है कि आप इनपुट किसी भी तरीके से दें, ये भाई साहब केवल और केवल डिफाइंड वे में ही आगे बढ़ेंगे। चाहे आप देखो इसको इधर से इनपुट दे दो फोर्स का, चाहे इधर से दे दो, कैसे भी दे दो, ये कुछ नहीं कर सकते, इसमें रोटेट भी नहीं कर सकते, बस ये एक डायरेक्शन में आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब इनका जो मोशन है कंप्लीटली डिफाइंड है कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कैसा करेंगे। सपोज कर लीजिए कि यहीं पे सर्कुलर होल होता तो क्या होता, तब हो सकता है कि आप इधर से फोर्स देते तो ये भाई साहब आगे जाते, और ऊपर से देते तो ये भाई साहब क्या करते, रोटेट कर जाते। तो डिफाइंड नहीं है भाई कि क्या करेंगे, तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट। ठीक है, अगर वहीं पे कॉलर लगा दोगे, शायद मैंने एग्जांपल दिया है, नहीं दिया है, चलिए वहीं पे अगर कॉलर लगा दोगे, यहाँ पे जो आप बात करते हो ना शाफ्ट और होल की, तो वहाँ पे कॉलर अगर आप अटैच कर देते हो तो वो भी फिर बन जाता है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट क्या है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट क्या है, सक्सेसफुली का भी कई बार आपसे पूछता है, और इसका कई बार एग्जाम्पल आपको पूछता है कि सॉफ्ट विथ फुट स्टेप बियरिंग, तो वो वाला होता है आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये सारे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम्पल से भी पूछता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोक्स स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म। यहाँ पे मेंशन किया गया है ये सारे मैकेनिज्म अप्रोक्स स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, हमने जो स्ट्रेट लाइन का डिस्कस किया था, स्कॉट रसेल, जहां तक याद है मुझे, वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन था। वो भी होता है, हार्ड मैकेनिज्म होता है, पेक्यूलियर मैकेनिज्म होता है, वो सारे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म होते हैं, और ये होते हैं अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। ध्यान रखना, यहाँ पे सारे हैं, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इनको भी ध्यान रख लेना आप। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था, बट फिर भी आपको आना चाहिए। टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टॉर्क टू वेट रेशियो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है टाउ टी बाई जे, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, टाउ बाई आर, या फिर सिंपली यहाँ पे हम लिख दें टाउ इक्वल टू टाउ बाई आर मल्टीप्लाई जे। जे क्या है यहाँ पे भाई, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बाई 2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जेडपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जेडपी की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 16 डी क्यूब। ठीक है, तो यहां से अगर आप फॉर्मूला लिखो कि आपकी टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 16 डी क्यू बाई टाउ। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ये आप सिंप्लीफाई करके लिख लो, चाहे वैसे ही रहने दो, डेट इज नॉट अ मैटर। अब हम बात करते हैं कि वेट की वैल्यू क्या होती है। वेट फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज वेट। आपसे पूछा गया है कि टाउ बाई डब्ल्यू मतलब वेट की वैल्यू बताना है आपकी भैया, तो सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दो। आप डिवाइड कर दोगे तो बाकी सारी चीजें कट जाएंगी।
कुछ बचेंगी बट उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे डायमीटर का रिलेशन आपसे पूछा है तो ये डी स्क्वायर, ये डी क्यूब एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी के, वेरी सिंपल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द होलो शाफ्ट इज ट्वाइस ऑफ इट्स इनसाइड, द रेशियो ऑफ इट्स टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी टू दैट द सॉलिड शाफ्ट ऑफ द सेम मटेरियल एंड द सेम आउटसाइड डायमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सॉल्व करने वाला है। कैसे सॉल्व करोगे, आपको अगेन आपको फार्मूला अगर पता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉलो शाफ्ट की। हॉलो शाफ्ट सेम फार्मूला जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, टाउ इंटू जे बाई आर। अब यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना है तो टी एच इक्वल टू हो जाएगा टाउ, ये आर की वैल्यू हम लिख दें कि ये क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड डायमीटर मान लेते हैं, डी ओ बाई 2 आउटसाइड डायमीटर, मल्टीप्लाई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 32 इन ब्रैकेट आउटर साइड का डायमीटर माइनस इन साइड का डायमीटर। तो इन साइड का डायमीटर क्या है, हाफ है, तो डी बाई 2 लिख देता हूं। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होनी चाहिए ना, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं कि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसको सॉल्व कर लेना आप सिंपली, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज टाउ मल्टीप्लाई पाई बाई 6 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर लेना आप, ये कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 इधर चला जाएगा, माइनस डी 15 हो जाएगा, तो 15 बाई 16 और ये डी नॉट स्क्वायर। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो ये किसके लिए हो गया आपका होलो शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, सॉलिड शाफ्ट कह रहे हैं कि आउटसाइड डायमीटर के बराबर हो, मतलब डी नॉट के बराबर हो, तो सिंपली फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, टाउ इज इक्वल टू पाई बाई 16। बाकी सब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना जरूरत पड़ी तो। वैसे ये टाउ बाई डी बाई 2 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता चली गया होगा। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया, सॉरी सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब टी एच बाई टी एस, हॉलो शाफ्ट डिवाइडेड बाई सॉलिड शाफ्ट। अब ये दोनों क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये भाई साहब ये डी स्क्वायर, ये सॉरी ये डी क्यूब रहेगा ना, ये भी ये डी क्यूब रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 15 बाई 16। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन डिजाइन ऑफ द शाफ्ट मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के लिए आप कौन सा यूज करते हो, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थियरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस या फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी, ये दोनों हम बेसिकली यूज करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। ज्यादा सुटेबल हम कहें तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी होती है। क्यों होती है वो जब थियरी कभी आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट अभी के लिए जो हमारा ऑप्शन है उसके हिसाब से ये सी हो जाएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन मशीन कंपोनेंट ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज नॉट सो हार्मफुल इट इज एट ब्रिटल मटेरियल। देखिए ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल जैसे ही उसको मिलेगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बाकी लोगों को भी दे दे, भाई तुम भी मजे करो, मैं फेल हो रहा हूं तुम भी फेल हो, इस तरीके से। बट डक्टाइल मटेरियल ऐसा नहीं करता है, वहां पे होता है लोकल यील्डिंग। लोकल यील्डिंग कुछ तरीके से होता है, मान लीजिए यहाँ पे हो गया स्ट्रेस कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हुआ, अब ये देखो लोकल यील्डिंग आ गई, ये क्या करेगा, जो कंसंट्रेशन है उसको आप कह सकते हो कि ट्रांसफर नहीं करेगा, उसको लोकलाइज कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसके वजह से ये ज्यादा रिस्क नहीं होता है डक्टाइल मटेरियल में, ब्रिटल मटेरियल में ज्यादा होता है। ब्रिटल मटेरियल में आप देखते हो कि एक जगह क्रैक प्रोपगेशन हुआ वो पूरे मटेरियल में फैल जाएगा, उसको रोका नहीं जा सकता, बट डक्टाइल में ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। A static load is mounted at the center of the shaft। शाफ्ट भैया, शाफ्ट मतलब कहीं पे स्टैटिक लोड मेंशन है, मतलब फटीक के लिए डिजाइन करते हो ना शाफ्ट को आप, क्यों, क्योंकि वहां पे होती है साइक्लिक लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग मतलब या तो जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है या फिर उसके एक्ट होने का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। तो किसके लिए डिजाइन करोगे आप, फटीक लोडिंग के लिए। द बोल्ट इन द रिजिड फ्लेंज कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। यहाँ पे कौन कौन से आते हैं भाई, शेयर आता है भैया, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये पैरेलल फोर्स लग रहा है ना, शेयर और बेंडिंग, दो ही आएगा, बेंड करेगा और शेयर करेगा, बट बेंडिंग से ये कभी फेल होता नहीं है, जनरली फेल होता है ये शेयर से, क्योंकि शेयर यहाँ पे शेयर स्ट्रेस ज्यादा आती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। वेल्डमेंट इज फैब्रिकेटेड स्टील बीम आर डिजाइंड फॉर, ये भी किसके लिए डिजाइन होते हैं भाई, शेयर के लिए एंड बेंडिंग के लिए, दोनों उसी के लिए, क्योंकि उसी टाइप के फोर्स ही वहां पे आते हैं, तो इसलिए हम वो स्ट्रेंथ रखते हैं। जनरली क्या होगा, बेंडिंग से और शेयर स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में ये डिजाइन होता है।
स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज लो, किसमें होता है? हाइड्रोस्टैटिक में, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक में हम यूज करते हैं एक्सटर्नल पंप का, ताकि जो थिकनेस है वो मेंटेन रहे, जो कि हम हाइड्रोडायनेमिक में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। हाइड्रोडायनेमिक में देखोगे आप तो जो फिल्म की थिकनेस होती है ना वो वेरिएबल होती है, जो कि यहाँ पे नहीं होती हाइड्रोस्टैटिक में, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सटर्नली प्रेशर देते रहते हैं, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड को फील करते रहते हैं एक्सटर्नली। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, इन थिन फिल्म हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिक्रीज विथ इंक्रीज द लोड। कुछ इस तरीके का डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला डायग्राम। तो बहुत ही सिंपल, ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको आने ही चाहिए। ये सारे ग्राफ, ये सारे डायग्राम आपको पता ही होना चाहिए। यू हैव नो ऑप्शन। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। इसमें से हायर पेयर मतलब क्या होता है भाई? जहां पे लाइन कॉन्टेक्ट होता है। तो इन सब में क्या होता है? लाइन कॉन्टेक्ट होता है। आप कहोगे बॉल बियरिंग ब्रश बियरिंग में क्या डिफरेंस होता है भैया? तो ये देखो ब्रश बियरिंग है, यहाँ पे कुछ इस तरीके कॉन्टेक्ट होता है। बॉल बियरिंग में क्या होता है? ये छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, और वो बॉल क्या होता है? एकदम बॉल का टॉप वाला पोर्शन कॉन्टेक्ट में होता है, तो उसको भी हम एज ए लाइन कंसीडर करते हैं। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल पेयर। बिल्कुल भाई, स्फेरिकल पेयर में क्या होता है? स्फेरिकल पेयर में भैया एक स्फेयर, एक स्टेशनरी बॉडी है, दूसरा स्फेयर है, वो उसके साथ रोटेट हो रहा है पेयर बन के, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्फेरिकल पेयर। काफी सारे लोगों को इसमें डाउट होता है, स्फेरिकल, स्क्रू, हायर, लोअर, इसको भी कभी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में कि कौन सा किस टाइप में आता है, उसका एग्जाम्पल क्या है। फॉर हाई स्पीड इंजन द कैम फॉलोवर शुड मूव साइकोलॉजिकल मोशन। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया ऐसा क्या है साइकोलॉजिकल मोशन में? तो जो साइकोलॉजिकल मोशन होता है ना, उसकी जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो भाई एकदम एक्सेलेंट होती है। पहली चीज कि वहाँ जो एक्सेलरेशन होता है वो फाइनाइट वेरिएशन होता है, उसमें स्टार्टिंग में जीरो होता है, एंडिंग में जीरो होता है। जो उसमें मतलब आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, जिसके वजह से वहाँ पे वाइब्रेशन कम आता है, नॉइज, शॉक, ये सारी चीज़ें कम होती हैं अगर कोई चीज़ साइकोलॉजिकल प्रोफाइल में मूव कर रहा होता है। तो इसलिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। बट इसकी डिमेरिट्स भी बहुत सारी हैं, तो आपको पढ़ना है। बट अभी के लिए जो हाई स्पीड होता है, चूंकि इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर पाएँ, हाई स्पीड में आपको वाइब्रेशन भी ज़्यादा मिलेगा, नॉइस भी ज़्यादा मिलेगी, तो इन सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर पाएँ, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। कंपेयर टू स्पर गियर, हेलिकल गियर रन स्मूथली। भैया हेलिकल गियर देखो, हेलिकल गियर स्मूथ रन करेगी क्योंकि वो वहाँ पे एंगल हम देते हैं, जिसके वजह से उसका जो इंगेजमेंट होता है वो सडन ना होके इंस्टेंटेनियस होता है। और इससे पहले जब गियर की हम बात कर रहे थे, तो गियर में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस गियर को कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको ऐड कर दूंगा। इससे पहले वाली भी जो टोम की टेस्ट सीरीज है उसको भी ऐड कर दूंगा, वो भी आप देख लेना। और जो भी बियरिंग का मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, सुपर 20 MCQ गियर पे बनाया हुआ, वो सारे ऐड कर दूंगा, आप देखते रहिए बारी बारी से। इनवॉल्यूट प्रोफाइल इज वाइडली यूज फॉर द गियर टूथ बिकॉज, आप देखो गियर में हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं भाई? क्यों? क्योंकि प्रेशर एंगल उसमें कांस्टेंट, कई सारे गुण होते हैं जो यहाँ पे मेंशन किया गया, उसकी हम बात कर देते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बता दिया क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, ये सारे आपके जो इनवॉल्यूट प्रोफाइल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा आपका ऑप्शन। वैसे आपको डिफरेंस दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और इससे पहले हमने साइकोलॉजिकल की बात किया, और यहाँ पे हमने बात कर लिया इनवॉल्यूट की, और इससे पहले भी कई सारी वीडियो में मैंने इनवॉल्यूट और साइकोलॉजिकल की बात किया हुआ है। हेरिंगबोन गियर आर यूज्ड, क्यों यूज करते हैं भाई? एक्सियल थ्रस्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे? देखो कटिंग होती है, दोनों साइड का एक दूसरे को क्या करता रहता है? कैंसिल करता रहता है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो एलिमिनेट द एक्सियल थ्रस्ट। नेक्स्ट जो है द ट्रेन वैल्यू ऑफ गियर ट्रेन, भाई क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी रेशियो। क्या फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज ओमेगा ड्राइवर डिवाइडेड बाय ओमेगा ड्रिवेन, और जो आपका ट्रेन का होता है ओमेगा ड्रिवेन बटा ओमेगा ड्राइवेन, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने सही किया, बट और ज़्यादा सही करना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, आपको आना चाहिए। द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे जगह आपको मिलेगा कि कोई इफेक्ट नहीं होता है पावर पे। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है?
P इक्वल टू होता है T1 माइनस T2 इंटू भी। ये क्या होगा टाइट, ये क्या होगा स्लैग साइड का, लूज साइड का और टाइट साइड का टेंशन हो गया, मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब कहोगे कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ दिख रहा है, कैसे डिपेंड करेगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम देखेंगे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? अगर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट भी कर दें तो क्या हो जाएगा T1 प्लस TC माइनस T2 प्लस TC। ठीक है, ये कर देते हैं इन ब्रैकेट और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बेल्ट अगर आपने देखे होंगे इस तरीके से बेल्ट है, यहाँ पे पुली जा रही है कुछ इस तरीके से, बेल्ट सॉरी ये बेल्ट जा रहा है, ये आपकी पुली है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको अनरैप करने की कोशिश करेगा या क्या करोगे बेल्ट को आप और टाइट करने की कोशिश करेगा, तो आप तो कहोगे कि टाइट कर रहा है भाई, तो पावर ट्रांसमिशन तो बढ़ना चाहिए क्योंकि ये इसको इस साइड खींचेगा, जब खींचेगा तो ये टाइट होगा। बट एक चीज आपको ध्यान देना है, आपको ये भी पता है T1 बाई T2 ई टू द पावर म्यू थीटा, तो जो ये एंगल होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से डिक्रीज हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइट साइड होता है वो डिक्रीज होता है। और अगर कॉमन सेंस की भी हम बात करें प्रैक्टिकली, तो जो हमारा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या हमको पावर ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा है? नहीं कर रहा है, अनवांटेड वर्क बढ़ा रहा है ये सेंट्रलाइज डायरेक्शन में, जिसके वजह से क्या होता है पावर लॉस होता है। बट फॉर्मूला में कहीं पे दिखता नहीं है, बट इन शॉर्ट अगर हमको रिलेट करने की कोशिश करें तो ये एंगल आपका रैपिंग एंगल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं टाइट साइड का टेंशन कम हो जाता है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो कहोगे कि ज्यादा होता है। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों ऑप्शन बहुत कंट्रोवर्शियल, कई सारे जगह आपको दिखेगा कि कोई इफेक्ट नहीं है, कई सारे जगह दिखेगा कि ये डिक्रीज होता है, बट मेरे हिसाब से और प्रैक्टिकली भी क्या होगा, कहीं पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा आता है। ज्यादा कब आता है? जब इसकी स्पीड ज्यादा होती है। कम स्पीड पे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये कह सकते हैं निग्लिजिबल है, बट जब भी स्पीड ज्यादा होता है ये पावर ट्रांसमिशन को डिक्रीज करता है। तो मेरे हिसाब से एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से और इंजीनियरिंग के सेंस के हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। बाकी यू आर फ्री टू एग्जाम, कि अगर आपके एग्जाम में क्या है क्वेश्चन ये पूछा गया है और वहाँ पे आंसर की दिया गया है नो इफेक्ट ऑन पावर ट्रांसमिशन, तो आप ये करना, क्योंकि वो फॉर्मूला से डायरेक्टली प्रूव होता है कि फॉर्मूला में कहीं पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइसोक्रोनिज्म इन द गवर्नर इज डिजायरेबल व्हेन, मतलब क्या है भाई? ओनली वन स्पीड, मतलब हमको क्या मिलता है? एक स्पीड मिलता है, इक्विलिब्रियम स्पीड जिसे हम कह सकते हैं, कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्पीड फॉर ऑल रेडियाई, जो घूमता रहता है ना वेट के साथ, वो किसी भी रेडियाई पे घूमे हमको एक ही स्पीड मिलती है। हम इसको ये भी कहते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है वो सेम हो गई तो n1 माइनस n2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो n1 इक्वल टू n2 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सेंसिटिविटी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है सी, only one speed is desired to be kept all the load। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन टू डिफ्लेक्शन। ध्यान देना है आपको, यहाँ पे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट टू डिफ्लेक्शन, कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखना ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं, जैसा इसका नाम है कि कितना मैग्नीफाई हुआ है हमारा, अगर हम कहते हैं फोर्स टू स्टैटिक का, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है बेसिकली। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैज हायर वैल्यू ड्यूरिंग द वर्लिंग ऑफ स्पीड, वर्लिंग ऑफ शाफ्ट, सॉरी वर्लिंग ऑफ शाफ्ट मतलब क्या होता है भाई? वर्लिंग, या फिर आप कह सकते हैं क्रिटिकल भी इसको कहते हैं, जब डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। क्या होता है? डिफ्लेक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब शाफ्ट क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैज हायर वैल्यू, क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज वेरी लार्ज। रेजोनेंस केस में वही तो है, रेजोनेंस को जब अचीव कर लेगा उसी टाइम पे क्या होता है? क्रिटिकल स्पीड हो जाती है भाई। उस टाइम पे जैसे ही पहुंचे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, बिकॉज डिफ्लेक्शन विल अचीव इनफाइनाइट। लार्ज स्पीड रिडक्शन, ज़्यादा स्पीड में रिडक्शन करना है तो क्या करते हो आप? वॉर्म एंड व्हील का यूज़ करते हो, 100:1 हो जाता है, एक ही बार में इतना रिडक्शन हो जाता है वन स्टेप रिडक्शन में। तो ज़्यादा आपको करना है तो क्या करते हो आप? वॉर्म गियर या फिर वॉर्म एंड व्हील जिसको हम कहते हैं। द फोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, बहुत ही सिंपल है भाई, स्ट्रेस कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो? डिफॉर्म कर रहे हो, तो जो फोर्स, इंटरनल फोर्स जो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे यहाँ पे बताना कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? P इक्वल टू भी F बाई ए होता है,
और यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू V अब बाई ए होता है। तो आप मुझे बताना कि इन दोनों एरिया में क्या डिफरेंस होता है, ये कौन सी एरिया यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं फॉर द प्रेशर एंड फॉर स्ट्रेस। द प्रोडक्ट ऑफ द डायमेट्रल पिच एंड द सर्कुलर पिच, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी काफी सारे लोगों ने सही किया, वैसे किसी को भी गलत नहीं करना चाहिए। सर्कुलर पिच क्या होता है भाई, पाई डी बाई जेड होता है एंड डायमेट्रल पिच जेड बाई डी होता है। सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टीथ है, ये डायमीटर है, बचेगा क्या, पाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल इज टू रिटेन टू डिफॉर्म प्रोड्यूस अंडर द परमानेंट कंडीशन। किसी चीज को आप परमानेंटली खींच दो तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रिटेन जो करता है उसे हम कहते हैं उसका प्लास्टिसिटी। ठीक है, नहीं होगी तो क्या होगा, वो फिर से अपने शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक वाला मटेरियल है वो। नेक्स्ट जो है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट इज डिफॉर्म इलास्टिकली, उसे हम कहते हैं रेजिलियंस। ठीक है, क्या कहते हैं, रेजिलियंस। और उसके नीचे की स्ट्रेस स्ट्रेन के नीचे की जो एरिया होती है, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, उसे हम कहते हैं। और यही जब मैक्सिमम अप टू इलास्टिक लिमिट हो जाएगी तो उसे हम कह देते हैं प्रूफ रेजिलियंस। उससे जितना भी कम रहेगी अप टू दैट हम क्या कहते हैं, उसको रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है, ये बढ़ता रहता है, बट वही जब मैक्सिमम हो गया तो उसे हमने एक नया टर्म दे दिया, दैट इज प्रूफ रेजिलियंस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। चूंकि सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों ने धड़ाधड़ 49 तक पहुंच गए आप लोग। द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन द इंडेक्स ऑफ इट टफनेस, उसे कहते हैं ना भाई, किसी चीज कोई कितना टफ है, कितना बियर कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, मार्जिन कहीं पे आप रिपीट कर रहे हो, इसको ऐसे 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 रिपीट कर दिए, तो इस एज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन या फिर मार्जिनल पिच। थोड़ा दूरी बना के रखोगे ठीक है। और डक्टाइल मटेरियल में अगर पास हो गया तो क्या होगा, ये रिबीट क्या करती है, इस मटेरियल को ब्रेक करके बाहर निकल जाती है। नहीं देखा होगा आप लोगों ने कई बार जब लोड पड़ता है इसके ऊपर से एयर। तो नेक्स्ट जो है आपका, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो पॉजिटिव ड्राइव विथ लार्ज सेंटर डिस्टेंस। पॉजिटिव ड्राइव भी करना है, सेंटर डिस्टेंस ज़्यादा भी है, जैसे हम अपने मोटरसाइकिल में करते हैं, चेन ड्राइव का यूज करते हैं ना, बेल्ट का करेंगे, बेल्ट में स्लिपिंग के चांसेज होते हैं। ये पॉजिटिव ड्राइव की बात कर रहे हैं, जहां पे स्लिपिंग ना हो तो चेन ड्राइव की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, द इंटेंसिटी ऑफ द शेयर स्ट्रेस इन द सॉफ्ट सब्जेक्टेड टू द टॉर्शन। मैक्सिमम होगी ना यार, ये वाला डायग्राम तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वाला तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो सरफेस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फॉर वाइब्रेटिंग सिस्टम इफ डैम्पिंग फैक्टर इज यूनिट, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकली। ठीक है, क्रिटिकली डैम्प्ड कहेंगे। ओवर डैम्प्ड होगा तो क्या होगा, अपना जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा फटाफट। अंडर डैम्प्ड होगा तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन मैकेनिज्म द नंबर ऑफ लिंक एंड इंस्टेंटेनियस। रेसिप्रोकेटिंग इंजन, इससे पहले हमने बात किया था ना सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन का। ठीक है, कितने लिंक थे भाई, 4। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर n-1/2, तो यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ काइनेमेटिक चेन इज ऑल्सो नोन एज अ मैकेनिज्म व्हेन वन लिंक इज फिक्स। एक से ज्यादा फिक्स कर दिए, इन्वर्जन हो गया। रॉकर इज द गियर, क्या होती है, इनफाइनाइट डायमीटर। भाई स्ट्रेट लाइन होता है यार, ये रैक हो गया आपका और ये पिनियन हो गया। रॉकर मैंने शायद बोल दिया स्टार्टिंग में, वो नहीं, रैक एंड पिनियन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये रैक हो गया, पिनियन हो गया। अब इसका क्या डायमीटर, किसी भी स्ट्रेट लाइन का डायमीटर क्या होता है, इनफाइनाइट। एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन एंड नॉर्मल टू द पिच कर्व इज कॉल्ड प्रेशर एंगल। ये आपने देखे होंगे ना, ये भाई साहब की बात कर रहे हैं, ये होता है प्रेशर एंगल। प्रोफाइल थोड़ा सा आप लोगों ने कैम प्रोफाइल आप लोगों को पढ़ लेना है, कैम प्रोफाइल, ग्रे प्रोफाइल दोनों पढ़ लेना, दोनों से क्वेश्चन आता है। When no external force act on the body after giving the initial displacement, भाई क्या कहते हैं, सिंपल फ्री वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का भी मैंने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कराया हुआ है, आप लोग उससे भी देख सकते हो। फ्री फोर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, टॉर्शनल, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। द बेवल गेयर अरेंज इन विच द पिनियन गेयर एक्सिस इज ऑफसेट टू द सेंटर। ऑफसेट टू द सेंटर, ये रहा ऑफसेट टू द सेंटर, इसे हम क्या कहते हैं, हेपॉइड गियर।
स्प्रिंग इंडेक्स इज क्या होता है, रेशियो ऑफ कॉइल डायमीटर। कॉइल डायमीटर मतलब ये वाला, ठीक है, ये डायमीटर एक बनेगा, एक जिस वायर से बना हुआ है वो डायमीटर, तो इन दोनों का क्या होता है, ये रेशियो होता है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैंने इससे पहले वाले टेस्ट सीरीज में डेरिवेशन भी करवाया था, सेम क्वेश्चन पूछा हूं, इसलिए पूछा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपसे रिपीटिवली पूछे जाते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल होते हैं, कोई वैल्यू चेंज कर देंगे, पूछ लेंगे आपसे, आपको आना चाहिए। सीरीज और पैरेलल दोनों का डेरिवेशन कराया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कैसे करना है। ये क्या भाई, सीरीज का तो, पैरेलल का तो आपको प्रॉब्लम है नहीं, पैरेलल में तो क्या होता है, सिंपली दोनों ऐड हो जाते हैं, सीरीज में ही थोड़ा सा आपको तकलीफ होती है। देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है क्या, F, और यहाँ पे मान लीजिए x1 हुआ, यहाँ पे मान लो x1 हो गया, x2 हो गया, तो हम F इक्वल टू क्या लिखेंगे, K1 x1, और F इक्वल टू क्या लिखेंगे, K2 x2, ठीक है। यहाँ से अगर हम x1 इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा, F बाई K1, यहाँ से x2 इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा, F बाई K2। ये तो वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है, x1 x2 की वैल्यू पता चल गया। टोटल इलॉन्गेशन क्या हो जाएगा, टोटल इलॉन्गेशन हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू F लिख देते हैं डिवाइडेड बाई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये वैल्यू सिंपली दोनों को हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है, x को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर इसी का इक्विवेलेंट बना दो, एक बना दो, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट और x, अगर यहां से हम x फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, F बाई K इक्विवेलेंट, ठीक है। ये x है और ये किसके, x1 प्लस x2 के बराबर होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल कर रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी ये कैंसिल आउट कर देना। तो आगे आपकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे किया गया दोनों क्या है, K है, स्टेपनेस K है, तो यहाँ पे K सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, तो 1 बाई K इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई K प्लस 1 बाई K, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, K, ये क्या हो जाएगा 1 1, तो सिंपली 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 बाई K, इक्वल कर दोगे तो K बाई 2, वेरी सिंपल। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C। और पैरेलल का तो आपको सभी को पता है, बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू द कैनेडी थियरी, इफ थ्री बॉडी हैव द प्लेन मोशन, मतलब रिलेटिव प्लेन मोशन, देयर इंस्टेंटेनियस सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। वो कहते हैं भाई अगर दोनों के बीच में रिस्पेक्टिव रिलेटिव मोशन हो रहे हैं तीन बॉडी के बीच में, तो उनका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, उनका इंस्टेंटेनियस होगा कितना, 3 होगा ना, 3 होगा ना। देखो 3 कैसे होगा, क्योंकि n होता है, n माइनस 1 होता है डिवाइडेड बाई 2, तो 3 इंटू 2 बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 इंस्टेंटेनियस सेंटर मिला और किस पे मिलेगा, तीनों स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।